नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है और कैमरे में अमित भाई। और जैसे कि हम लोग मसूरी के बारे में स्टोरीज़ और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, तो आज हम एक आपके लिए नई स्टोरी लेके आए हैं मिस्टर जॉन लैंग के बारे में कि मिस्टर जॉन लैंग कौन थे, वो भारत कब आए थे और उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई जी का केस लड़ा था वो कैसे लड़ा था और उनका मसूरी से क्या संबंध है। और उनकी 1864 में डेथ हुई थी, 20 अगस्त 1864 में, और जो उनकी ग्रेवयार्ड है वो मसूरी कैमल बैक रोड में है। तो आज ये पूरी कंप्लीट स्टोरी हम जानते हैं गोपाल भारद्वाज अंकल जी से। और आइए बात करते हैं गोपाल भारद्वाज अंकल जी से। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं हमारे देश की वीरांगना हुई है उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। जबकि सब्जेक्ट मैटर आज जॉन लैंग है, लेकिन क्योंकि जॉन लैंग ने महारानी लक्ष्मीबाई के लिए केस लड़ा था ब्रिटिश काउंसिल में और प्लीड किया था, तो इसलिए मैं उनको सबसे पहले अपना नमन करता हूं, क्योंकि वो बहुत हमारे देश की वीरांगना थी। जैसे हमारे देश में आप जानते हैं रानी पद्मिनी हुई है, रानी दुर्गावती हुई है और रानी लक्ष्मीबाई है। और जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी भारत को बनाने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तो उन्होंने एक रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उनका कितना हमारे देश में मान सम्मान है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है, उन्होंने तो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और तो सबसे पहले तो मैं इसमें उनको श्रद्धांजलि और अपना नमन करता हूँ। जो जॉन लैंग जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे। ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्म हुआ था, पैरामीटर एक नाम की वहाँ जगह है, वहाँ उनका जन्म 1816 में हुआ था। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से सिडनी में आके पढ़ाई करी, जो वहाँ एक ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। और फिर बाद में वो बैरिस्टर बने। और बैरिस्टर आप जानते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लैंड से जो कानून की पढ़ाई करते हैं उनको बैरिस्टर कहते हैं। हमारे देश के भी कई, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये सरदार पटेल वगैरह सब बैरिस्टर थे। तो वहाँ से उन्होंने बैरिस्ट्री की और उसके बाद लगभग 1840 में वो कलकत्ता आ गए थे। कुछ वर्ष उन्होंने विभिन्न तरह के काम किए। फिर उन्होंने अखबार शुरू किया, मफस लाइट, और वो एक मिलिट्री गजेटियर अखबार था जिसमें मिलिट्री की ज़्यादातर खबरें होती थी। और मफस लाइट का मतलब होता है एक तरह से एक आधा फारसी और आधा उसमें इंग्लिश वर्ड है। मुफस्सिल होता है एक शहर के एरिया को कहते हैं ना, उसको मिला के उन्होंने कुछ मफस लाइट, क्योंकि शहर की जो कस्बों की खबरें होती थी वो उसमें डालते थे। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि चार्ल्स डिकिंस जो थे, उनका हाउस होल्ड वर्ड्स नाम का इंग्लैंड में एक कोई मैगजीन छपती थी, वीकली होता था, उसके ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी थे। उनको ये अपने यहाँ से डिस्पैचेज और स्टोरीज़ भेजते थे, जैसे आजकल पत्रकार होते हैं वो उस समय। इसके अलावा ये बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं, सिर्फ बैरिस्टर तो थे ही, बहुत बड़े लेखक रहे हैं। और इन्होंने कम से कम 20 किताबें से भी ज़्यादा इन्होंने लिखी है और विभिन्न विषयों पर लिखी है जहाँ भी ये रहते थे। और जैसे एक किताब तो मेरे पास है, जैसे वॉन्डरिंग्स इन इंडिया, जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में और ये रानी झांसी के बारे में जो विवरण दिया है वो उसी किताब में दिया है। और उसके अलावा और कई किताबें, और कई किताबों पे सीरियल्स बने, कई वो फिल्में बनी, और कई किताबें तो वो बेनाम नाम से लिखते थे, अपने नाम से नहीं लिखते थे। एनोनिमसली होता है जो उसमें लिखते थे, लेकिन बाद में पता लगा कि ये सब किताबें उन्हीं के द्वारा लिखी गई। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, वो मिलिट्री के जो मिलिट्री गज़ट होता है ना, उसके भी वो थे। और ये मफस लाइट, कुछ लोग कहते हैं कि उनका अपना अखबार था, ये उसके मालिक थे, या कुछ कहते हैं कि वो उसके एडिटर थे। तो ये अखबार अम्बाला में छपता था, मेरठ में छपता था, बरेली में छपता था और कलकत्ता में छपता था। जहाँ जहाँ भी मिलिट्री के इनके ब्रिटिश आर्मी के कैंटोनमेंट हुआ करते थे, वहाँ से उसकी खबरें भी उसमें डालते थे और मिलिट्री से रिलेटेड खबरें भी डालते थे। और उस समय की क्या सामाजिक स्थिति थी, उस समय जो आप जानते हैं, जो हमारे देश की सामाजिक स्थिति, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटी थी, छोटे छोटे राज्य थे। और जैसे अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह का राज का विलय कर लिया था, तो वो उस समय का जो उसके बाद जो हुआ, और जो उनके ऑफिसर्स थे उनसे बात करते थे। महाराजा दिलीप सिंह के दरबार में जो राजा ये लाल सिंह थे, उनसे वो आगरा में मिले हैं, तो आगरा में भी रहते थे, आगरा में भी ये अखबार छपता था। तो अपने एक्सपीरियंसेस वो लिखते रहे, और बुक्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और डिस्पैचेस के माध्यम से। और उसी सिलसिले में इनको, जब इन्होंने अपनी एक जो किताब लिखी 1854 में, उसमें लिखा है कि जब मैं आगरा में पोस्टेड था तो मुझे एक लेटर मिला महारानी लक्ष्मीबाई का। और वो मैं आपको ये वो लेटर क्या दिखाना चाहूँगा। ये लेटर ये लिखा है, उसमें लिखा है कि ये इसमें रानी ने उनको इनवाइट किया कि मैं आपसे सलाह लेनी चाहते हूँ और आप मेरे से आके मिलिए।
ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है उस समय का, और उन्होंने लिखा है गोल्डन पेपर पे लिखा हुआ है। और ये उस समय का उसका एक इनविटेशन है रानी का जॉन लैंग से सलाह करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं उस समय जो गवर्नर जनरल थे भारत में, अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उनकी एक पॉलिसी थी कि उन्होंने, आपने सुना है, अपने इतिहास की किताबों में पढ़ा भी होगा, उनका एक सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसमें वो जिस राज्य में किसी का संतान नहीं होती थी, उसका या उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उस राज्य को वो अपने राज्य में विलय कर लेते थे। तो इसी उसमें ये रानी झांसी भी आ गई, चाहे वो किसी भी वजह से, चाहे डिफ़ॉल्ट से आई है, चाहे किसी तरह से भी। तो इन्होंने उसको, रानी को कहा कि आपको अब हम आपका राज्य मर्ज कर रहे हैं और आपको पेंशन पे भेज देंगे। जैसे इससे पहले आपने सुना होगा नाना साहब पेशवा को उन्होंने पेंशन पे भेजा था, पूना से यहाँ बिठूर में भेज दिया था, कानपुर के पास। इस तरह रानी को इन्होंने कहा कि आपका राज्य तो विलय हो जाएगा और आपको इतनी पेंशन दी जाएगी। यह 1854 की बात है, अभी क्रांति नहीं हुई थी शुरू, जो 1857-58 में हुई। तो फिर रानी ने इनसे कंसल्ट किया, तो रानी के पास ये गए, फिर उन्होंने अपना उस किताब में पूरा विवरण दिया है कि मैं कैसे गया हूँ, मेरे लिए बग्गी भेजी गई थी और कौन मेरे को लेने आए थे। एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक उनके रानी के अपने वकील थे। तो वो लिखा है कि मैं आगरा से कैसे झांसी गया हूँ और फिर झांसी में क्या स्थिति थी, झांसी में फिर रानी से मिले, तो रानी ने फिर अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि क्या है, या आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि पेशे से बैरिस्टर थे। और तो उन्होंने फिर उनका जब रानी का केस पढ़ा तो बताया कि ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि मैं हाँ गवर्नर जनरल काउंसिल को मैं बताऊंगा, मैं लिखूंगा कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। पर लेकिन उन्होंने उनके सामने भी, रानी के सामने भी कह दिया कि इसमें ज़्यादा हो नहीं सकता, आपको पेंशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जितनी उन्होंने ऑफ़र करी है। क्योंकि रानी का जो झांसी थी उसकी वार्षिक आमदनी उस समय 6 लाख थी, पूरी झांसी प्रिंसिपैलिटी की। तो अंग्रेज़ उसका 10% देते थे। उन्होंने कहा आपको 60,000 रुपये हर साल मिलेंगे, साल के हर साल 60,000 रुपये मिलेंगे। तो रानी नहीं थे तैयार उसके लिए। तो खैर उसके बाद वो प्रीवी काउंसिल में गया होगा, उनका केस हाई कोर्ट में चला होगा, लेकिन इवेंचुअली वो अंग्रेज़ों ने उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और बाद में तो 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद रानी का, आपको पता है, रानी बहुत वीरता से लड़ी है। रानी ने उनको गिफ्ट दी है काफ़ी। रानी के उनको महल को, उन्होंने झांसी के महल को डिस्क्राइब किया है इन्होंने, जॉन लैंग ने अपनी इस किताब में, और लिखे हैं कि रानी कैसी थी। ही वॉज द फर्स्ट वाइट मैन, जो पहला आदमी था ये अंग्रेज़ जिसने इनको एक झलक देखी है, वो भी बाई चांस, क्योंकि उनके रानी पर्दे में थी। तो रानी का जो छोटा बच्चा था उसने 1 सेकंड के लिए पर्दे को थोड़ा सा ऐसे हटाया, तो बाहर बैठे हुए थे, तो एक झलक उनको मिल गई। तो उन्होंने उसको भी डिस्क्राइब किया है कि बहुत सुंदर थी रानी, और शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उस समय जब वो रानी से मिले थे उनकी उम्र कुल 26 साल थी, और वो विधवा थी, क्योंकि उनके हस्बैंड जो गंगाधर राव थे उनकी मृत्यु हो गई थी, वो बीमार थे। और उन्होंने दत्तक पुत्र जो दामोदर उसको लिया था, गोद लिया था, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अंग्रेज़, कि वो कह रहे थे नहीं, हम जो आप दत्तक पुत्र ले रहे हैं उसको नहीं, आपका कोई उत्तराधिकार नहीं है, लिहाजा आपका जो राज्य है वो अंग्रेज़ी राज्य में विलय हो जाएगा। तो यही बात थी। तो जब रानी रानी से उन्होंने विदा ली, तो रानी ने उनको बहुत ज़्यादा गिफ्ट दी, घोड़े दिए, हाथी दिए, शॉल दिए, और सोने चांदी के कई चीज़ें दी, उनको गिफ्ट दिए, और वो उसको लेके आ गए। तो ये तो मैंने रानी से आपको उनका वो बता दिया। और क्योंकि रानी के फेवर में, या रानी के उसमें इन्होंने प्लीड किया, ब्रिटिश काउंसिल में किया, वो भी लेटर है, वो मेरे पास वो लेटर भी है जो उन्होंने रेजिडेंट वहाँ पे कलकत्ता में गवर्नर जनरल को लिखा है जॉन लैंग ने। और उसके अलावा और भी उन्होंने कई कॉरेस्पॉन्डेंस की होंगी, लिहाजा रानी का केस लड़ा होगा उन्होंने, बैरिस्टर तो थे ही, पर इवेंचुअली रानी को उससे मिला कुछ नहीं था। तभी रानी बाद में विड्रॉ किया था, तभी रानी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जो आप जानते हैं इतिहास में। तो जॉन लैंग फिर उसके बाद मसूरी में एक बार ये 1849 में आए थे, और एक बार ये फिर 1859 में आए मसूरी में। और मसूरी में आने का मतलब ये था कि जैसे मसूरी में एक आर्मी कैंटोनमेंट था, आप जानते हैं मसूरी में ब्रिटिश फ़ौजें रहती थी, और मेरठ के बाद वो यहाँ पे आए, कुछ समय मेरठ में रहे, उसके बाद यहाँ पे आए। और यहाँ पे उनका लैंढौर में, हम मसूरी में रहते थे, और यहाँ पे इन्होंने दूसरी शादी करी है मसूरी में। और ये जो मसूरी में हमारे क्राइस्ट चर्च है, इसी चर्च में उनकी शादी हुई थी। और उनकी जो दूसरी वाइफ थी उसका नाम मार्गरेट वेटर था, और वो लैंढौर में ही रहती थी। और ये डाइवोर्स ही थे, इनकी पहली मैरिज हो चुकी थी लेकिन डाइवोर्स हो रखा था। तो इनकी शादी 1861 में इसी चर्च में यहाँ पे मसूरी में हुई, और उसके बाद वो यहीं रहते थे मसूरी में। और मसूरी में फिर उन्होंने मसूरी के जो उस समय की चीज़ें थी, जैसे हिमालय क्लब था, वन ऑफ द बेस्ट क्लब था मसूरी का, उसमें ये रहे, उसमें रहे, उसके मेंबर भी थे।
तो उसके बारे में डिस्क्राइब किया इन्होंने, हिमालय क्लब के पूरे क्लब की क्या गतिविधि थी, कौन उसके मेंबर बनते थे और कैसे कैसे उनके एक्सपीरियंस। फिर उसके अलावा कई ट्रू स्टोरीज बेस्ड है उनकी, एक मोहम्मदन मदर नाम की एक उनकी स्टोरी है, वो मसूरी बेस्ड है, लेकिन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक तरह से बिल्कुल सत्य कथा है, जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हाँ वो एक मोहम्मदन मदर एक बैठी रहती थी माल रोड में। उसकी बहुत लंबी स्टोरी है, आप कभी समय लगेगा तो उस पर भी कभी बात करेंगे। उसके अलावा फिर उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे यहाँ मसूरी में भी लिखते रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी तो कई किताबें हैं लिखी हुई है ना, मेरे पास ये एक किताब है उनकी, ये उनकी लिखी हुई 1859 में ये पब्लिश्ड हुई थी, ये हिमालय क्लब के बारे में, जिसमें ये इनका जॉर्ज लैंग की अपनी पेंटिंग भी है एक, आप उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए ये किताब है उनकी, ये तो वो खुद बैठे हैं, ये जॉन लैंग बैठे हैं और ये नाना साहब पेशवा हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये नाना साहब पेशवा बैठे हैं। इनसे ये कानपुर बिठूर में मिले थे, क्योंकि इनको भी अंग्रेज़ों ने पेंशन पे भेज दिया था, पेशवा थे ना नाना साहब पे। और ये जॉन लैंग बैठे हैं और ये कानपुर की पास बिठूर एक जगह है जहाँ इनको पेंशन पे भेज दिया था। और ये इनकी किताब है वॉन्डरिंग्स इन इंडिया, इसका नाम है लाइफ इन हिंदुस्तान बाय जॉन लैंग। 1859 में ये पब्लिश हुई थी। तो इसमें ज़्यादातर जैसे मैंने बताया मसूरी के आसपास के जो उनको चीज़ें दिखाई देती थी, क्योंकि वो तो ही वॉज ए वेरी गुड नॉवलिस्ट थे, बहुत बढ़िया, वो ऑब्जर्वेशन उनका बहुत बढ़िया था, जो बहुत अच्छी किताबें लिखते थे। और कई किताबों का जैसे मैंने बताया 20 किताबों का संग्रह है और उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इस सिलसिले में, ये जो रानी का जो घेराव हुआ था, जब आप जानते हैं ह्यू रोज जो था, ह्यू रोज उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का कमांडर इन चीफ था। ये जिसकी मैं ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये ह्यू रोज जो उस समय था कमांडर इन चीफ, पूरी भारत में ब्रिटिश फ़ौज का कमांडर इन चीफ था। तो इसने रानी को जब 1858 में अटैक किया गया उनके झांसी से, जब उनको फोर्स किया और वो ग्वालियर के किले से फिर आगे बढ़ी कालपी की तरफ, और जहाँ उनकी फिर मृत्यु हुई है कोटा की सराय में, तो वो सारा उसका डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये जो स्थान है ये आप देख सकते हैं जहाँ पे रानी गिरी थी, जहाँ पे इट इज़ बिलीव्ड कि यहाँ पे उनका घोड़ा वो हो गया था, थक गया था और फिर कालपी नदी को वो पार नहीं कर सका, वो घायल भी हो गई थी रानी खुद भी, और ये भी है। तो इस तरह से ये हिस्ट्री है। और जो जिसने ये, आप जानते हैं अंग्रेज़ जो हैं, अंग्रेज़ अपने आप को इतिहास में न्यायप्रिय और वो दिखाना चाहते थे कि हम बिल्कुल जो जस्टिस करते हैं वो इक्वल करते हैं, मतलब हमारे लिए कोई ऊंचा नहीं कोई छोटा नहीं। तो उन्होंने रानी के मरने के बाद उनके ऊपर केस चलाया था, रानी के मरने के बाद केस चलाया। तो लेकिन बाद में उन्होंने उसको रानी को निर्दोष डिक्लेयर किया कि रानी की कोई गलती थी नहीं, उनको किसी ने गलत राय दी होगी, उनको प्रोवोक किया गया या उनको जो भी किया कि वो नहीं चाहती थी कि अंग्रेज़ों से लड़ाई हो या कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन उन्होंने रानी को फिर बाद में बिल्कुल निर्दोष कर दिया था कि रानी को कोई गलती नहीं थी जो हमने, लेकिन रानी तो मारी गई ना। उसके अलावा फिर मैं आपको कुछ नाम आपको बताना चाहूँगा। ये जो मेन उसका वो था ब्रिगेडियर M.W. स्मिथ कमांडिंग ब्रिगेड का था, राजपूताना फील्ड फोर्स नंबर 20। उसने ग्वालियर से जो 25 जून 1858 को ह्यू रोज को जो रिपोर्ट भेजी थी, वो ह्यू रोज को जो उसने रिपोर्ट भेजी थी, उसमें जो उसने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया कि हमने कैसे रानी को घेरा और कैसे उसको घेरा, फिर रानी हमारे हाथ नहीं आई। तो कुछ ऑफिसर जो थे, उनमें से कई ऑफिसर तो इसी ग्रेव यार्ड में जिसमें इसकी जॉन लैंग की ग्रेव है वहीं पे हैं। एक मिस्टर ह्यू फ्रेजर थे, वो उस समय तत्कालीन आगरा के किले के फोर्ट कमांडर थे। तो वो आसपास की जितनी ब्रिटिश फौज थी उनको सबको बुलाया गया था रानी को कॉर्नर करने के लिए। और रानी जब पीछा कर रहे थे जब उसका प्रचुर, तो उसमें ये मेन ब्रिगेडियर W.M. स्मिथ था। तो उसने अपने कई कई अंग्रेज़ों के नाम भी लिखे हैं कि किस किस ने मेरी हेल्प करी है, कौन मेरे को, मतलब अपने हीरोज़ को बनाया, उनको हीरोज़ बनाया। तो उसमें से हमें तो खैर उनसे कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक तो मैंने इसलिए ये बताया कि एक तरफ तो रानी के फेवर में केस लड़ा, जो बैरिस्टर थे वो रानी के मतलब बिहाफ रानी के केस लड़ रहा था अगेंस्ट अंग्रेज़ों के, और एक जो अंग्रेज़ इनको मार रहा था उसकी ये भी एक विडंबना है कि उसकी ग्रेव भी उसी ग्रेव यार्ड में और 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये अंग्रेज़ घायल हो गया था और इसको हीट स्ट्रोक हो गया था, जिसका नाम मैंने मेजर ह्यू फ्रेजर बताया, बंगाल आर्मी का ये ऑफिसर था।
इसको हीट स्ट्रोक, क्योंकि जून का महीना था, बहुत स्ट्रोक हुई थे, कई कब्रें हैं अब तो दब गई। ये तो मैंने पहले कुछ खींच ली थी फ़ोटो तो, और फिर मैंने इसका पता ये कौन था तो पता लगा कि ये फोर्ट कमांडर वहाँ का आगरा का था। और इसको रानी मरी है 17 जून 1858 को, 17 जून 1858 को, और ये 12 अगस्त 1858 को ये मसूरी आया था अपने यहाँ पे, जो आपको पता है यहाँ ब्रिटिश मिलिट्री हॉस्पिटल था सैनिटोरियम, उसमें इलाज के लिए आया था, बट ही डाइड। और इसकी ग्रेव जो यहाँ पे बनी है इसी कब्रिस्तान में है। और उसके अलावा रानी का तो महल की जो फ़ोटो है ये अब वैसे तो अवेलेबल सब जगह है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेन मेरा जो मकसद यही था कि मसूरी एक ऐसा स्थान है जो मसूरी में, एक तो उसने कई बुक्स लिखी हैं, मसूरी को डिस्क्राइब किया है, तत्कालीन मसूरी को डिस्क्राइब किया है, हाउ ब्रिटिश लाइफ थी, हाउ इंडियंस पर लिविंग, और वो इंडियनस को कैसे ट्रीट करते थे। आपने कई पेंटिंग्स देखी है, वो जो पेंटिंग्स मैंने आपको दिखाई हैं उस समय के बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साल की है, 1857-58 की, कैसे वो इंडियन से बिहेव करते थे। बड़ी बैड देखा होगा बहुत इंडियंस को, तो बहुत ऐसे वो हाथ जोड़ते थे और जिसको चाहते थे फांसी चढ़ा देते थे। और काफ़ी मसूरी तो काफ़ी एक प्लेस ऑफ एक्शन रहा है। मैं आपको इन फ्यूचर और स्टोरीज़ बताऊंगा। मसूरी में तो चंडालगढ़ी नाम से एक फेमस जगह थी, जब म्यूटनी हुई थी तो कई लोगों को वहाँ से ला के यहाँ पे फांसी दी जाती थी, मेरठ से और आसपास के लोगों से। और क्योंकि मसूरी एक इम्पॉर्टेंट शहर था, मसूरी में उनको ब्रिटिशर्स के बच्चे पढ़ते थे, स्कूल थे यहाँ पे, कई अंग्रेज़ों के बच्चों की फैमिलीज़ बैठती थी। और जो आसपास मसूरी के उस समय के स्थान थे, चक्राता था या राजपुर था या क्लेमेंट टाउन था या और जगह थी, तो वहाँ के भी फैमिलीज सब मसूरी में आ गई थी। तो मसूरी हमें ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर था। मैंने जो ये आज मेजर इसकी जॉन लैंग की आपको स्टोरी सुनाई है, ये इसलिए सुनाई है कि ये एक विडंबना कह सकते हैं कि एक डिफेंड कर रहा था और एक उसको मार रहा था, वो दोनों एक ही जगह है। और जो ये एक मेरे पास मैं दिखाना चाहूँगा आपको, एक वॉल कारपेट है जो 8th हुज़ार नाम की रेजिमेंट थी, वो भी उस समय रानी को जब कॉर्नर कर रहे थे, जब रानी को वो कॉर्नर कर रहे थे ना, तो उस टीम में जो शामिल था जो एक वो ऑफिसर, वो ये है हर मैजेस्टीज 8th हुज़ार्स, एक रेजिमेंट, कई थी ना, कई रेजिमेंट थे, तो उनमें से एक थी द ट्रूप्स ऑफ हर मैजेस्टीज 8th नंबर 8 हुज़ार्स कहते थे उस समय उस रेजिमेंट को। एन स्क्वाड्रन ऑफ लेंसर्स एंड ए स्ट्रॉन्ग गार्ड ऑफ इन्फेंट्री एज आई कुड अफोर्ड। ये तो इसने जो अपनी रिपोर्ट दिखी है ना कमांडर इन चीफ को, वो बता रहा है। तो उसमें जो रेजिमेंट में उनके उस समय वो लगा करता था, उनकी मैस में लगा करता था। ये हिस्टोरिकल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 8th हुज़ार्स के जो, ये देखिए, ये उनकी मैस में वॉल कारपेट लगा रहता था। ये बहुत ही हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है और ये आई एम थैंकफुल कि मेरे पास है। और वैसे इसमें मेरे को खुश होने वाली बात नहीं है कि जिस रेजिमेंट का ये था उसने रानी पे अटैक किया, लेकिन ये आप हिस्ट्री को नहीं बदल सकते, लेकिन हिस्ट्री का कुछ संभाल देख सकते हैं और हिस्ट्री से आप लेसन देख सकते हैं कि क्यों हुआ। रानी को तो बाद में उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, रानी को उन्होंने इनोसेंट कहा था कि रानी की कोई गलती नहीं थी और उसको बिल्कुल उसमें हिस्ट्री बुक्स में। और बाकी इनकी डिटेल्स तो बहुत हैं, इंडियन म्यूटनी नाम की किताबें, इंडियन अपराइजिंग की किताबें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें सारी डिटेल है। तो मैं तो आपको इतना कुछ बता सकता हूँ जो मसूरी में घटनाएँ हुई है। और बाद में मसूरी में जो उन्होंने और जॉन लैंग ने और कुछ काम किया, वो किसी अन्य एपिसोड में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग काम करके गए हैं वो। और काफ़ी हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए कि बीइंग ए बैरिस्टर एक अपने आप में ऑक्यूपेशन है बैरिस्टर, उसके अलावा वो बहुत ही बढ़िया लेखक थे और पत्रकार भी थे और एडिटर भी थे, अपने नाम से अखबार भी चलाते थे। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो उनकी जब शादी हुई थी, ये उस दिन की, ये उस समय की फ़ोटो है। ये उनकी यहाँ पे मसूरी के चर्च में जब फ़ोटो हुई थी ना, शादी हुई थी ना उनकी, ये चर्च में जो रजिस्टर है, ये चर्च में जो रजिस्टर है ना, ये क्राइस्ट चर्च में जो उनका रजिस्टर है, इसमें उनकी पूरी डिटेल लिखी है कि वो कितनी उनकी उस समय एज थी, कहाँ उनका रेजिडेंट था। दोनों ने लैंडहॉर लिखा है और विटनेस के नाम है। और 11 मई 1861 को उनको यहाँ पे मसूरी में उनकी शादी हुई थी। तो ये डिटेल मसूरी में उनकी काफ़ी मिल जाती है और रानी से संबंधित भी है।
ये कैमस बैक रोड में ग्रेव यार्ड है ना, जो मसूरी में 2 ग्रेव यार्ड है, एक लैंडहौर कैंटोनमेंट में, एक मसूरी में, जिसमें ये जॉन लैंग की ग्रेव है, और वो जो दूसरा अंग्रेज मिस्टर ह्यू फ्रेजर की जो है वो भी वहीं पे है। और भी कई ऐतिहासिक कैरेक्टर जो अंग्रेज़ों के उस समय जो विभिन्न लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे एंग्लो सिख वॉर हुई हो या अवध के लोगों के साथ हुई है, या हरियाणा में कई लड़ाइयाँ लड़ी है, या उसके जो ऑफिसर्स मर जाते थे, इंजर्ड हो जाते थे, या कई जो यहाँ पे ग्रेव में जो जिनको दफनाया गया है उनकी ग्रेव्स हैं। मैं कभी कभी जाता था यहाँ पे, 1-2 बार मैंने वहाँ ये जॉन लैंग की ग्रेव पे कैंडल भी जलाई है, जस्ट टू शो हिम सम रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे को ये लगा शुरू में कि उसने कम से कम बीइंग एन इंग्लिश मैन या ऑस्ट्रेलियन, फिर भी उसने इंडियन रानी के लिए उस समय उस ज़माने में भी फेवर किया, या उनकी बिहाफ से लेटर लिखे या केस लड़ा। तो इसलिए हम थोड़ी सी उनको रेस्पेक्ट देने के लिए कभी कभी उनके ग्रेव यार्ड जाते थे। और मैं बस यही कहूँगा कि अब अगर जो लोग वहाँ जाने में इंटरेस्टेड हैं तो वो ग्रेव यार्ड ऊपर से देखें। वैसे तो अब उनकी ग्रेव काफ़ी पुरानी हो गई और काफ़ी चारों तरफ से पेड़ों से घिर गई है, तो इतनी आसानी से नहीं मिले, या तो किसी वहाँ के किसी केयर टेकर को अपने साथ ले जाए, जो भी अगर उनकी ग्रेव को भी कोई देखना चाहता है या जाना चाहता है। और बाकी मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, और इस बार एक बार फिर मैं महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए उनको अपना सर नमन करता हूँ। भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको सबको इस बहाने से मैं आपको सबको नमन करता हूँ, जिन्होंने, क्योंकि आप जानते हैं प्रथम स्वतंत्रता सेना जो हमारा विश्व शुरू हुआ है, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट जो लड़ाई शुरू हुई है, उनको यहाँ से देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तो वो 1857 में रानी की झांसी और जैसे मंगल पांडे हुए, ये जो तांतिया टोपे हुए, इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। उसके बाद फिर 1885 में इंडियन कांग्रेस बनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी। फिर उन्होंने आप सब जानते हैं कि हमारे देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ।